अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। एटम्स के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे बेस करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ हुआ था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, गीगर मॉर्सन का भी कहलाता है, कि जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ किए, अल्फ़ा पार्टिकल जिनको हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, मैक्सिमम पार्टिकल्स इसमें से पास कर गए, जिन्होंने शो किया कि इसका मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है। बहुत ही कम पार्टिकल थे जो डेविएट हुए, तो उनके डेविएशन से पता चला कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस के करीब से गुजर रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और बहुत ही थोड़े से पार्टिकल थे जो बाउंस हुए, जिनसे पता चला कि न्यूक्लियस का साइज एटम के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो ये तीन हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की और इन तीन बेसिस की बुनियाद पे हमने तीन कंक्लूजन निकाले कि majority of them go straight through the A. This happened because the atom is a mainly empty. Some are deflected through the angles B. क्योंकि आपके पास अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है। और तीसरा पॉइंट, वेरी स्मॉल नंबर्स आर अफेक्टेड स्ट्रेट बैक। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक हो गया। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इससे रिलेटेड आपका MCQs आ सकते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तो बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं। अगर आपने एटॉमिक नंबर फाइंड करना हो तो प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन वैसे आमतौर पे इक्वल होते हैं। न्यूट्रल सिचुएशन में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये आप देख सकते हैं, जैसे अगर इसमें से मैंने न्यूट्रॉन निकालने तो 7 में से 3 माइनस कर दूंगा तो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? 3 प्रोटॉन होंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं और इसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है जी, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। आइसोटोप्स में आप क्या देख सकते हैं कि सबके प्रोटॉन नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनका न्यूक्लियन नंबर या एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिचुएशन होती है जिसमें आप देख सकते हैं। सेकेंड थिंग जो इसमें आपने ऑब्जर्व करनी है, फिजन। फिजन में क्या करते हैं हम? फिजन में आपके पास जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनको मर्ज करते हैं, सॉरी फिजन में हम ब्रेक कर देते हैं, फ्यूजन में मर्ज करते हैं। फिजन में आप एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करके किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाइड को ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में, और ये जो ब्रेकिंग होती है इसके नतीजे में मज़ीद न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और आपके पास एनर्जी रिलीज़ होती है और एक फिजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एनर्जी फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, E = mc²। अगर सम टाइम मास हमें कम मिल रहा है, जितना हमारा रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट का मास कम हो गया, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको आप आइंस्टाइन की इक्वेशन के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं, E = mc² से। और यहाँ पे जो C होता है बेसिकली वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है। फ्यूजन के अंदर आप दो लाइट न्यूक्लियाई को मर्ज करके एक हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तकरीबन 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तब जाके वो मर्ज होते हैं। ठीक है जी, होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। देख लें आप यहाँ पे यूरेनियम का एक ब्रेक हुआ है स्ट्रोंशियम और जीनॉन में, और साथ ही 2 न्यूट्रॉन रिलीज़ हुए हैं। लेकिन अगर सम टाइम बेरियम और क्रिप्टॉन में होता है तो समटाइम ऐसा भी होता है कि बेरियम और क्रिप्टॉन भी आपको हासिल होते हैं, जैसे रुबीडियम और सीजियम हुआ है, कहीं पे बेरियम और क्रिप्टॉन भी बन जाते हैं और न्यूट्रॉन आपके पास रिलीज होता है। जस्ट वेट। अच्छा जी, हमारे पास जो रेडिएशंस आती हैं उसमें बहुत सारी रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं और उनकी कुछ सोर्सेज हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस की, जिसमें से कॉस्मिक रेज हैं आपके पास जो हैं काफ़ी ज़्यादा। फूड से भी आपकी कुछ रेज हैं जो कि एमिट हो सकती हैं। मेडिकल इक्विपमेंट हैं, एक्सरेज की वजह से जब इंसिडेंट होती हैं तो कुछ रेडिएशंस आपकी वहाँ पे इमिट होती हैं। रेडॉन गैस आपका एक सोर्स है जो कि इनको इमिट कर सकता है। इसके अलावा रॉक्स, ये बिल्डिंग्स में कोई ऐसा मटेरियल जिसमें रेडियोएक्टिव रॉक्स यूज़ हो गए तो वहाँ से भी रेडिएशन इमिट हो सकती हैं। ठीक है, रेडिएशन ये इमिट होती हैं, इनको बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है। ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए गीगर मुलर ट्यूब होता है, ये काउंट रेट यहाँ पे हमें शो करता है। और अगर कोई रेडियोएक्टिव सोर्स नहीं होती सामने तो वो जो काउंट रेट शो करता है उसको हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पे हमारे पास डीके में ये होता है कि आपका कोई भी न्यूक्लियस अगर कोई एलिमेंट रिलीज करता है तो वो दूसरे एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। 3 तरह के हम डीके देखते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। ठीक है, अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं जब भी ये इमिट होते हैं
तो इनके इमिट होने से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स एट अ टाइम माइनस हो जाते हैं, यानी एटॉमिक मास में से 4 रिड्यूस हो जाता है और आपके पास ये जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। किसी भी न्यूक्लियस में से जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं तो आपके पास क्या सिचुएशन होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। यू कैन सी ओवर हियर, ये आपका एलिमेंट है ए, ये Z है, माइनस हीलियम, माइनस के साथ में शो कर रहा होता हूँ, तो ये आपके पास Y बन जाता है। इसके एटॉमिक मास में से 4 माइनस हो जाएगा और Z में से 2 माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट है जिसमें से आपका बीटा पार्टिकल माइनस होता है तो उसके प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, एटॉमिक मास में कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि न्यूट्रॉन होता है इसमें, न्यूक्लियस में वो ब्रेक हो जाता है प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, तो प्रोटॉन अंदर ही रह जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है और एटॉमिक मास इंक्रीज़ हो जाता है। गैमा रेस के एमिट होने से सिर्फ एनर्जी रिलीज़ होती है, बाकी एटॉमिक मास पे और प्रोटॉन नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इनकी पेनेट्रेटिंग पावर गैमा रेस की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये इतना अच्छा आयनाइज नहीं करते। अच्छे आयनाइज़र आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी गैस में से पास होते हैं तो एटम्स को, इलेक्ट्रॉन को हिट करके उड़ा के रख देते हैं और उसको आयनाइज कर देते हैं, उस पर चार्ज आ जाता है। लेकिन अल्फ़ा की पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है। बीटा की पेनेट्रेटिंग पावर अल्फ़ा से ज़्यादा होती है लेकिन गैमा से कम होती है। आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कैथोड की तरफ टर्न हो जाते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, यानी कि, और जो बीटा पार्टिकल हैं वो एनोड की तरफ टर्न हो जाते हैं। ये 3 देख सकते हैं आप। पेपर में से भी पास होने की एबिलिटी नहीं है अल्फ़ा की, बीटा पास हो जाते हैं लेकिन एल्युमिनियम में से पास नहीं होते, और गैमा जो है इनकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये पास होने की सलाहियत रखते हैं। लेड में से काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स लेड में से ये पास हो सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अभी बता चुका हूँ आपको। देख लें कि अल्फ़ा पार्टिकल नेगेटिव की तरफ बेंड हो रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रहे हैं। और इससे पहले ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं और डायरेक्शन मैंने बताया था नेगेटिव के केस में चेंज कर लें। ये आपसे दूर जा रही है, इसमें डायरेक्शन को ऑपोजिट कर लें, लेकिन अगर पॉजिटिव का केस हो तो उसमें डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके गाइस, ये इसकी एप्लीकेशन भी है रेडियो एक्टिविटी की। आप इसके ज़रिए से जो है काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल की थिकनेस मेजर कर सकते हैं। जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा या कम होने लगती है तो जो रेस पास हो रही हैं उनकी क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा क्रैक्स को आप मेजर कर सकते हैं, ट्रेसर्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन में, ट्यूमर को लोकेट करते हैं। तो आई होप रेडियोथेरेपी में इसके यूजेस होती है। ठीक है ना, स्टेरिलाइजेशन में आपकी गैमा रेज यूज़ होती हैं। तो ये इनके मेन यूजेस हैं, आप देख सकते हैं इनको। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वन ऑल्सो, जस्ट वेट। रेडियो एक्टिविटी डीके, ये डीके मैंने आपको पढ़ाया है, वैसे अभी भी बताया है कि डीके में क्या होता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स भी इमिट हो सकते हैं अल्फ़ा इमिजन में, मैंने आपको बता चुका हूँ, बीटा इमिजन भी बता चुका हूँ और गैमा भी बता चुका हूँ। ये देख लें, अल्फ़ा पार्टिकल के इमिट होने से 4 एटॉमिक मास में कमी आती है, तो 243 में से 4 निकाल देंगे तो आपके पास रह जाएगा 239 और 95 में से 2 कम हो जाएगा 93। लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बीटा इमिजन में निकलने की वजह से मैंने बताया आपको प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो आपका जैसे कार्बन की एग्जाम्पल दी हुई है। गैमा रेस के निकलने से आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ना एटॉमिक मास के ऊपर ना प्रोटॉन नंबर के ऊपर, सिर्फ एनर्जी रिलीज़ होती है। हाफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टाइम जिसमें किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की क्वांटिटी 1/2 रह जाती है वो हाफ लाइफ कहलाती है। और ये देख लें, इसमें जो टाइम है 1/2, सेकेंड हाफ लाइफ में 1/4 रह जाएगी, थर्ड हाफ लाइफ में 1/8 रह जाएगी। तो ये वो टाइम होता है जिसमें किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की क्वांटिटी हमारे पास 1/2 हो जाती है। अभी देख लें, ये 100 थी और ये कितने टाइम में हाफ़ हो रही है? 5000 समथिंग ईयर्स में ये जो है आपके पास क्वांटिटी हाफ़ हो गई है ऑलमोस्ट। तो हम कहेंगे इसकी जो हाफ लाइफ है वो 6000 ईयर्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल सा है। इसके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए मैं आपके साथ गाइस, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाफ लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नहीं होती बल्कि लाइन स्ट्रेट हो जाती है सम टाइम, बिल्कुल आपकी ज़ीरो को टच नहीं करती, क्योंकि 100% वो एलिमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन उसका रह जाता है। इनकी प्रिकॉशंस में यह है कि आप लेड लाइनिंग्स के जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, डायरेक्ट उनको हैंडल ना करें, टोंग्स यूज़ करें ताकि आप इजीली इनको हैंडल कर सकें।
लेड लाइनिंग यूज़ करें। जहाँ पे ये साइन आपको नज़र आता है, ये डेंजरस साइन होता है, क्वेश्चंस होता है, वहाँ पे आप देख लें। इनको स्टोर करने के लिए लाइनिंग बॉक्स, लेड लाइनिंग बॉक्स यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्ट हैंडल ना करें, ठीक है ना, कुछ ऐसी सोर्स यूज़ करें लाइक जिससे इनडायरेक्टली आप उनको पकड़ सकें। Okay guys, thank you, so nice of you, take care, Allah Hafiz.